वेलकम बच्चों आप सभी का। तो हमने लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी में काफ़ी कुछ पढ़ाई कर रखी है बच्चों। लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी में काफ़ी कुछ पढ़ाई हमारी हो गई है। तो हमें क्या करना है, अब थोड़ा और आगे जो टॉपिक्स बचे हैं उनको पढ़ना है। तो आगे क्या टॉपिक बचे हैं, एक एलएसडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, एक किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, उसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, वगैरह वगैरह हमें देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत काम आता है। चलिए हम इसको आगे पढ़ते हैं। तो यहां से शुरुआत करते हैं कि dy बाई डी एक्स क्या होता है। dy बाई डी एक्स एक टर्म आपने देखी होगी ना, फिजिक्स में यूज किया होगा बहुत टाइम से। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? dy बाई डी एक्स होता है, गौर से समझिएगा, इसका मतलब समझना, थ्योरेटिकल मतलब समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस तो हम सॉल्व करें, क्लास में भी करेंगे, ट्यूटोरियल में भी करेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल मतलब बच्चों समझना बहुत जरूरी है इसका। dy बाई डी एक्स होता है कि चेंज इन y ओवर चेंज इन x, चेंज इन y ओवर चेंज इन x कब? जब चेंज इन x बहुत छोटा है तब। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x का रेशियो, चेंज इन y ओवर चेंज इन x कब? जब चेंज इन x बहुत छोटा है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो चेंज हो रहा है वो x में, वो बहुत छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन y, सॉरी x इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x में बहुत हल्का से चेंज किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में भी हल्का से चेंज आएगा। उसका रेशियो जो होता है ना, वो होता है dy बाई डी एक्स। तो ऊपर होगा इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन y। मेरे बच्चों, आपको आप सोच रहे होगे कि जरूरी नहीं कि x में चेंज करो छोटा सा तो y में भी चेंज छोटा सा ही, क्योंकि आप कंट्रोल किस चीज को कर रहे हो? आप कंट्रोल कर रहे हो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो। तो चेंज इन एक्स को आप कंट्रोल कर रहे हैं सर, आप चेंज इन वाई को कंट्रोल नहीं कर रहे। बात सही है आपकी, उसके केसेस भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली यही होता है कि एक्स में आप हल्का सा चेंज करो ना, तो जो उसका आउटपुट है वो भी हल्का सा ही चेंज होता है। लेकिन जो रेशियो है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो किसी भी तरीके से चेंज हो सकता है। राइट, तो एल लिखने की जरूरत नहीं है। तो काफी बहुत छोटा सा चेंज एक्स में, बहुत छोटा सा चेंज वाई में, उसका जो रेशियो होता है ना, वो होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब बच्चों मेरे, जैसे लिमिट में देखा था आपने कि किसी भी पॉइंट को अप्रोच करने के दो तरीके थे, किसी भी पॉइंट को अप्रोच करने के दो तरीके थे, वैसे यहां पर एक्स को चेंज करने के दो तरीके हैं। या तो हम एक्स को बढ़ा सकते हैं, या तो हम एक्स को घटा सकते हैं। राइट, तो टू वेज टू चेंज एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों? हम डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हैं बेसिकली। अगर टॉपिक देखना चाहो आप, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो दो तरीके हैं एक्स को चेंज करने के। क्या दो तरीके एक्स को चेंज करने के? या तो आप बढ़ा सकते हैं, या तो आप घटा सकते हैं। या तो मेरे बच्चों आप एक्स को इंक्रीज कर सकते हैं, या तो आप एक्स को डिक्रीज कर सकते हैं। राइट, तो जो इंक्रीज होता है ना, यहां थोड़ा सा हमें याद करना पड़ेगा। अभी तक तो देखो क्या समझा हमने समझा कि डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो डी वाई बाई डी एक्स का साइन हमें दिखता है ना, डी वाई बाई डी एक्स, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, जब चेंज इन एक्स बहुत छोटा है तब। और जब चेंज इन एक्स बहुत छोटा होता है ना, तो वाई का भी चेंज छोटा ही होता है जनरली, कभी कभार एक्सेप्शन होता है, उसकी बात हम करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि इन्फिनिटली स्मॉल चेंज इन वाई ओवर इन्फिनिटली स्मॉल चेंज इन एक्स, उसका जो रेशियो होता है ना, वो होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब दो तरीके हैं एक्स को चेंज करने के। एक्स को चेंज करना है ना भाई, तो एक्स को दो तरीके हैं चेंज करने के, या तो एक्स को बढ़ा दो, या तो एक्स को घटा दो। अब इसी की वजह से, जैसे वहां दो तरीके थे एक्स को अप्रोच करने के लिमिट में, तो एलएचएल आरएचएल दो आते थे। यहाँ दो तरीके हैं एक्स को चेंज करने के, या तो बढ़ा दो घटा दो, तो यहाँ दो डेरिवेटिव्स आते हैं। तो जो इंक्रीज होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आता है और एक राइट हैंड डेरिवेटिव आता है। नाम भी बगल में लिख लेते हैं, बाद में शॉर्ट फॉर्म से रेफर कर लेंगे। इंक्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आता है, अभी मैं समझाऊंगा कैसे। डिक्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग राइट हैंड डेरिवेटिव आता है बच्चों मेरे, राइट हैंड डेरिवेटिव आता है। इंक्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डिक्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसके डेफिनेशंस लिखना बहुत जरूरी है।
राइट। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं साथ में। अब देखो डेफिनेशन जब लिखेंगे ना तो कुछ खास नया नहीं लगेगा। चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स मेरे बच्चों, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। तो किसी पॉइंट ए पर बात करो, किसी पॉइंट ए पर बात करो तो ये क्या दिखता है आपको, चेंज इन वाई दिखता है, राइट। चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, तो ये आपको चेंज इन वाई दिखा, वाई टू माइनस वाई वन दिखा मेरे बच्चों को, वाई टू माइनस वाई वन ओवर चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स मीन्स एक्स टू माइनस एक्स वन, चेंज इन एक्स मीन्स एक्स टू माइनस एक्स, ठीक है। तो चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स से डेरिवेटिव dy बाई dx नहीं होता, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स तब dy बाई dx होता है जब चेंज इन एक्स बहुत ही नेग्लिजिबल है भाई साहब। तो चेंज इन एक्स को नेग्लिजिबल बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप इंश्योर करोगे कि जो h है वो बहुत ही छोटा है। अब हो गया ये लिमिट h अप्रोचेस 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। उसी तरीके से चेंज इन y ओवर चेंज इन x, ये एक बार याद करना पड़ता है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। अगर आपको स्ट्रेट लाइन से रिकॉल करने की कोशिश करिए ना, स्लोप कैसे होता था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप कैसे निकालते थे मेरे बच्चों, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बिल्कुल उसी तरीके से आपने सोचना है। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये इंश्योर करने के लिए कि दोनों x के बीच की दूरी, ये इंश्योर करने के लिए कि जो दोनों x है ना उसके बीच की दूरी बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो h है ना बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है। अब ऑब्वियसली दोनों ही जो ब्लू से लिखे हुए एक्सप्रेशन है उनको हमें सिंप्लीफाई करने का बड़ा मन कर रहा है, तो सिंप्लीफाई करके उन्हें हम लिखते हैं मेरे बच्चों। तो सिंप्लीफाई करके होता है लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ एग्जैक्ट a ओवर a माइनस h माइनस h। ये होता है लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ एग्जैक्ट a ओवर h। तो बच्चों मेरे आपके समझ LSD की डेफिनेशन है, आपके सामने राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। दोनों डेफिनेशंस को ना आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। समझना एक अलग बात है, समझने की बात इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा ना तो हमारे पास टाइम नहीं होगा इन बातों को समझने का, वहां पर सीधा अप्लाई करना होगा वहां पर, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं शुरू से क्या क्या। और लिमिट्स का चैप्टर है ना, ये मतलब ऐसा चैप्टर है कि वो स्कोरिंग है, इसका क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड में हो, मेंस में हो, एडवांस में कहीं भी हो, इसका क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। और इसका जो क्वेश्चन आता है ना कुछ खास मुश्किल नहीं आता, बहुत आसान भी नहीं आता। एडवांस की हम बात करें, मेंस में तो ठीक है, तो मुश्किल कभी किसी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आता। तो यार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन तो ना छूटे, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होंगे ना वो कर पाएंगे। और देखो रैंक में तभी फर्क पड़ता है, जैसे मुश्किल क्वेश्चन आपसे अगर नहीं माना तो रैंक में फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बुरा लगता है वहां पर यार आप सोच नहीं पाए, लेकिन ना रैंक में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोग ही नहीं सोच पाते हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस को नहीं करने का फर्क पड़ जाता है रैंक पर, जो क्वेश्चंस बहुत सारे लोग कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन ना बहुत सारे बच्चे कर पाएंगे, और आप अगर नहीं कर पाएंगे ना तो आप लूज आउट कर जाएंगे, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लूज आउट करो। इसलिए जो हमारा एसोसिएशन है ना, जो जुड़े हो हमारे साथ, तो आपको रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहना पड़ेगा। एक क्लास देखी, एक क्लास नहीं देखी, क्लास देखा ट्यूटोरियल नहीं देखा, ट्यूटोरियल देखा क्लास नहीं देखा, ऐसे नहीं चलेगा। बिट्स एंड पीसेस, कंप्लीट फेथ। फेथ किस बेसिस पे, पीएमसी में फेथ, डाउटनेट में फेथ, मेरे पे फेथ, तीनों पे फेथ होना पड़ेगा आपको, राइट। और सब इंटरकनेक्टेड है, वीएमसी का मेरे पर फेथ है, डाउटनेट का वीएमसी पर फेथ है, तो सब कुछ कनेक्टेड है आपस में। मेरे पे फेथ क्यों करोगे, आप कौन से एग्जाम की तैयारी करो, आईआईटी की तैयारी करो ना। मैंने एग्जाम पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक कर रखा है और आईआईटी दिल्ली से पास किया। और भी एग्जाम्स क्रैक किए हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो दिखाते हैं कि मैथ्स में थोड़ा सा ठीक है, तो डिस्कस कर सकते हैं, आगे का रास्ता बना सकते हैं, थोड़ा गाइड कर सकता हूँ मैं कुछ लोगों को इस बेसिस पे। तो अगेन वही बात है मेरी कि बार बार सर अपनी बात क्यों करते रहते हो, क्योंकि देखो दुनिया भर की चीजें हैं पढ़ाने के लिए। यूट्यूब खोलोगे तो चैनल पे चैनल है, पढ़ने की चीजें तो अनंत हैं, पढ़ाते अब मोटा मोटा क्या है, पढ़ाना भी बहुत मुश्किल चीजें तो है नहीं, तो पढ़ाने में भी ठीक ही है, सबका पढ़ के तो समझ आ ही जाता है। कन्विक्शन कहाँ से आएगा, वो बच्चों कन्विक्शन कहाँ से आएगा, जब कोई बोलेगा कि आप 10 घंटे पढ़ो, जब कोई बोलेगा आप हफ्ते में 50 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, जब कोई बोलेगा टीवी नहीं देखना, जब कोई बोलेगा मोबाइल पे गेम नहीं खेलना, तो उसने खुद कर रखा है क्या ये?
तब कन्विक्शन आता है ना बोलने का। खुद किया नहीं और दुनिया भर को भाषण दे रहे हैं, थोड़ा सा ठीक नहीं लगता बोलना ना। तो मैं पूरी कन्विक्शन के साथ बोलता हूँ कि ये जो टाइम है ना प्रिपरेशन का, ये अगर आपने जस्टिस किया इस टाइम के साथ, तो लाइफ आपके साथ बहुत जस्टिस करेगा। अगेन इस मेटेरियलिस्टिक डायमेंशन में, लाइफ के बहुत सारे और डायमेंशन है, उनकी बात नहीं करें, लेकिन जो मेटेरियलिस्टिक डायमेंशन लाइफ का, पैसे का डायमेंशन, आपकी करियर की ग्रोथ का डायमेंशन, उस डायमेंशन में जरूर आपकी लाइफ जस्टिस करेगा अगर आप इस टाइम पे जस्टिस करोगे अपने टाइम के साथ। तो सबसे पहली बात, डिसिप्लिन में होना, रेगुलर होना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। तो डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक पढ़ना है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे टॉपिक माना, थोड़ी मोड़ी चीजें और पढ़नी है, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। ट्यूटोरियल में क्वेश्चन और चलते रहेंगे इसके। तो डिफरेंशियबिलिटी हम डिस्कस करें। ऑब्वियसली डिफरेंशियबिलिटी एक पॉइंट पे, लिमिट एक पॉइंट पे, क्वांटिटी एक पॉइंट पे, डिफरेंशियबिलिटी एक पॉइंट पे, सारी चीजें पॉइंट के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है बच्चे। तो dy by dx क्या होता है? सिंबल आपने तो बहुत बार देखा होगा, बहुत टाइम से dy by dx देख रहे हो, शायद क्या पता 10th में भी देखा होगा। तो dy by dx होता है कि चेंज इन y ओवर चेंज इन x, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। जब चेंज इन x बहुत नेग्लिजिबल है तब, मतलब बहुत छोटा चेंज इन x ओवर और ऊपर बहुत छोटा चेंज इन y। तो भाई x को चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो इसको बढ़ा दो या तो इसको घटा दो। अब दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे वह लिमिट में होता था ना कि x को अप्रोच करने के दो तरीके होते थे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। वैसे x को जब बढ़ा रहे हो घटा रहे हो तो अभी दो डेरिवेटिव आ जाएंगे, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक राइट हैंड डेरिवेटिव। उसकी डेफिनेशंस क्या होगी बच्चे? ये डेफिनेशन होगी। अब इसका मैं ज्योमेट्रिकल मतलब भी समझाऊंगा, मैं ज्योमेट्रिकल मतलब भी समझाऊंगा आपको, तो और क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैंने इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोला है और क्यों मैंने इसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोला है। ठीक है बच्चे। अभी के लिए मैथमेटिकली मान लो, मैथमेटिकली कैसे मानोगे? स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है ना आपने, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ऐसा नहीं लग रहा आपको? जरा गौर से देखिए। और y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 है x2 का कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट, y1 है x1 का कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। और हमें इंश्योर करना है ना कि डेल्टा x अप्रोचिंग 0 है, मतलब x का चेंज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो h को 0 इंश्योर कर दो, h को 0 अप्रोच करा दो यार, h को 0 अप्रोच करा दो, x1 x2 के बीच का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है बच्चे। तो एलएसडी आरएसडी की डेफिनेशन आपने निकाल ली। अब आपको याद है क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपने याद करके गोल्डन रूल याद किया है? गोल्डन रूल क्या बोलता है कि x का a को अप्रोच करना x का a की इक्वल हो जाने से बिल्कुल अलग है। फिर मेरे बच्चों आपने याद किया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पे, राइट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पे सेम होते हैं, तो आप बोलते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ठीक है। फिर कॉन्टिन्यूटी के लिए मेरे बच्चों ने याद कर रखा है कि LHL, RHL, f ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू अगर तीनों एक पॉइंट पे सेम होंगे तो हम बोलेंगे उस पॉइंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है आपके सामने, वो ये है कि एक और इंपॉर्टेंट बात जो मेरे बच्चों के सामने आ रही है वो ये है कि fx कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल बोला जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। डबल इफ का मतलब आप समझते हो मेरे बच्चों, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, डबल इफ मतलब इफ एंड ओनली इफ। फॉरवर्ड भी सही है और बैकवर्ड भी सही है, दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस, ऐसे करके होता है। तो fx डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर इफ एंड ओनली इफ LHD at x equal to a of that function, right? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी फंक्शन का एक पॉइंट पर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मैच करेगा राइट हैंड डेरिवेटिव उस फंक्शन का उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो एक बात बॉक्स पढ़ने लायक है और अच्छे से याद करने लायक है, बिल्कुल जैसे आपने गोल्डन रूल याद किया है, लिमिट के एग्जिस्टेंस याद किया है, उस टाइप से बच्चे ये याद करने लायक। जैसे क्या पता चलता है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है ना, तो ये पक्की बात है कि LHD RHD आपस में सेम होंगे। उल्टा अगर LHD RHD सेम हो गए ना, अगर LHD RHD सेम हो गए तो ये डेफिनेट है, ये 100% है कि फंक्शन उस पर डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो आपने डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन देख ली। ठीक है, अब हम थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे आते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे आते हैं तो यहाँ पर हम 2-3 लाइन्स लिखेंगे जिसका अभी हमें समझ में नहीं आएगा कि हमने क्यों लिखा, लेकिन जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे ना उसे समझ में आएगा कि 2-3 लाइन्स क्यों लिख रहे हैं। जो 2-3 लाइन्स लिखेंगे मेरे बच्चों वो ये है कि LHD RHD का इक्वल होना, LHD RHD का इक्वल होना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, LHD RHD का इक्वल होना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये इक्विवेलेंट है कि एक ही टेंजेंट लाइन होना एक पर्टिकुलर एट अ पॉइंट, same tangent line at a point except vertical line,
तो वर्टिकल लाइन को छोड़कर अगर किसी पॉइंट पर एक ही टेंजेंट लाइन है तो इसका मतलब यही होता है कि एलएसडी आपस में कैसे सर, अभी बताऊंगा ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में समझाऊंगा, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। और इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर जो आपका कर्व है ना वो स्मूथ है। तो पता है जब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग से सीखेंगे ये तीनों बातें, कौन सी तीनों बातें, एलएसडी आरएसडी का इक्वल होना, एक ही टेंजेंट लाइन होना एक पॉइंट पर, और कर्व का स्मूथ होना उस पॉइंट पे, तीनों एक ही बातें हैं। ये हम क्या समझेंगे ज्योमेट्रिकली कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एलएसडी आरएसडी का इक्वल होना, उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का सेम होना, और उस पॉइंट पे कर्व का स्मूथ होना, तीनों तीनों एक ही बात है। ठीक है, अभी समझाता हूं आपको। ये बड़ा आता है कॉमन की सर बोलिए थोड़ी पढ़ने में, तो 10 तक क्या होता है ना, चीजें बहुत कम होती है, शुरू नहीं किया कि क्लास खत्म हो जाती है। क्या है सिमिलर ट्रायंगल जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा, मेंसुरेशन गिने चुने फॉर्मूले हैं, गिने चुने टेक्निक्स हैं, उनको अप्लाई करो काम हो जाता है। सिमिलर ट्रायंगल में 2-3 क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, उनको हटा दो तो बाकी तो आराम से काम हो जाता है। वो 2-3 क्वेश्चन भी इतनी बार रिपीट करते हैं टीचर्स इंटरनल एग्जाम में कि बोर्ड तक जाते जाते तो रट ही जाता है। तो होता क्या था बच्चों 10 तक या 9-10 तक होता क्या था, चीजें बहुत कम होती थी, तो ज्यादा मुश्किल ही होता था हमें आइडियाज सोचने में। क्वेश्चन करते करते हमें लगता था सारा आइडिया तो दिमाग में बैठ ही गया, और हमें लगता था कि हम दिमाग लगा रहे हैं, जबकि दिमाग नहीं लगा रहे होते थे। चीजें इतनी कम होती थी और इतनी आसान होती थी कि अपने आप हो जाती थी, पता नहीं चलता था। अब अचानक से क्या हुआ, 11th और 12th में चीजें होनी बंद हो गई अपने आप से। क्यों? क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हो गई अचानक से। अब ये गलती एजुकेशन सिस्टम की है कि 10 तक सिंपल रखते हैं, 11th में आती है अचानक से चीजों को मुश्किल होने देते हैं, क्योंकि 11th 12th को कंट्रोल करेंगे तो आगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन अफेक्टेड होगा, जो वो करना नहीं चाहते। 10 तक तो ठीक है भाई, सबको सर्टिफिकेट देने के लिए आसान आसान रख दिया, 12th में बच्चा जो पास करेगा आगे जो यूनिवर्सिटी में जाएगा वो तो भाई जेन्युइन ग्रेड का होना, नहीं तो आगे फिर लर्निंग आउटकम ही उसके ढंग के नहीं होंगे। तो ये जो जंप होता है ना 10 से 11 का जो जंप होता है, वैसा जबरदस्त जंप आपको लाइफ में कभी नहीं मिलेगा देखने को, इतना ज्यादा लेवल का डिफरेंस। वहीं पर बच्चे जो स्मार्ट होते हैं, जो अच्छे गाइडेंस होते हैं, वो समझ जाते हैं भाई चीजें तो मुश्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चीजें लाइफ में बदल गई हैं, तो हमें भी अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। पहले हम क्या करते थे, पहले हम सिर्फ ऐसे क्वेश्चन कर ले, ज्यादा मेमोराइज नहीं करते थे, हम आइडियाज को मेमोराइज करना सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा, और आइडियाज क्वेश्चन के आइडियाज को ना दिमाग में बिठाना पड़ेगा, ताकि अगली बार जो क्वेश्चन आए तो हमें थोड़ा मिलता जुलता आइडिया दिखे। पहले सर क्यों नहीं करना पड़ता था, पहले तो मुझे स्ट्राइक कर जाता था, पहले तो मेरा दिमाग काम करता था। बच्चों दिमाग अभी भी काम करेगा, लेकिन अब इतनी चीजें ज्यादा है ना कि सही चीज पे दिमाग पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए दिमाग को आपको ट्रेन करना पड़ता है कि ये आएगा तो मैं ये सोचूंगा, ये आएगा तो मैं ये सोचूंगा, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा है, पहले चीजें कम थी तो दिमाग अपने आप ही पिन पॉइंट कर देता था सही जगह। सोचो ना, मतलब किसी रूम में इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, उसमें से कोई चीज ढूंढना, किसी रूम में 3-4 बैग्स पड़े हैं उनमें से कुछ ढूंढना, कितना फर्क है। बिल्कुल वही बात है, दिमाग का आपका वही है, थोड़ा सा एज के साथ इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक समय में कितना दिमाग तेज हो जाएगा आपका, लेकिन एटीट्यूड का फर्क रखोगे तो सही हो जाएगा। उस एटीट्यूड के फर्क में एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया बच्चों कि इंटरेस्टिंग नॉट इंटरेस्टिंग की बात आप सिर्फ आउटकम पे छोड़ दो कि आप क्या कर रहे हो। आप जेई की तैयारी कर रहे हो, तो जेई जब तैयारी कर रहे हो आप, तो जो भी रास्ता आपको अच्छी रैंक की तरफ लेकर जाता है वो इंटरेस्टिंग है। और उस रास्ते के दौरान थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी बोरियत होती है, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, कुछ चैप्टर में, फिजिक्स में भी किसी जगह हो सकता है जब क्वेश्चन ना होने लगे। तो ये पार्ट एंड पार्सल है प्रिपरेशन का। आपको अपने दिमाग को इस तरह से मोल्ड करना है कि आपका दिमाग क्वेश्चन ही ना पूछे कि बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है, बस काम पे फोकस करे। क्या काम है मेरे बच्चों? आपका काम है क्लासेस अटेंड करना, क्लासेस को रिवाइज करना, ताकि आपकी रैंक आने का चांस बढ़ता चला जाए। तो इस काम को जब करने का आपने ठान लिया है, तो बोरिंग है कोई चैप्टर या कोई पर्टिकुलर पार्ट इस चैप्टर का नहीं बोलिंग है, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अभी का पार्ट आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा था, अब का पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करने जा रहे हैं। और उसी से हम ये भी समझेंगे मेरे बच्चों, ये तीनों जो लाइंस लिखी हुई है, कौन सी तीनों लाइंस, एलएसडी आरएसडी का इक्वल होना, किसी पॉइंट पे टेंजेंट का सेम होना, और उस पॉइंट पे कर्व का स्मूथ होना, तीनों एक ही कैसे हैं। तो हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल, पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव का देखते हैं, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी देखेंगे। मीनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकली, हम लोग
अब एग्जाम में तो देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपसे नहीं पूछ सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होता है ना, तो क्वेश्चंस करने में वैसे ही दिक्कत होती रहती है। और क्वेश्चंस करने में, मुश्किल क्वेश्चन समझने में, हर क्वेश्चन नया नया लगेगा, वो तकलीफ ना हो इसलिए थोड़ा सा समझ लो dy by dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों गौर से देखिएगा, एक आप फंक्शन ले लीजिए ऐसे पैराबोला टाइप का, सिंपलिसिटी, ठीक है, पैराबोला टाइप का सिंपल फंक्शन ले लीजिए, और मान लो कि पॉइंट P पर, मान लो कि पॉइंट P जिसका एक्स कोऑर्डिनेट A है, उस पर आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करें। ठीक है, हम डिफरेंशियबिलिटी, या हम बेसिकली हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है बच्चों, ये एफ एक्स का ग्राफ है। तो एफ एक्स का हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं एट एक्स इक्वल टू ए, डेरिवेटिव पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं। तो सर जो ए आपने बनाया है वो बिल्कुल वर्टेक्स पे है, टिप पे है, तो क्या हमेशा टिप पे होगा? नहीं, हमें समझना है ना, जो समझना हमें, तो हमने थोड़ा सा आसान एग्जांपल लिया है कि आराम से चीजें समझ में आ सके। तो ये वाला पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, पहले हम वर्टेक्स वाला पॉइंट से समझ लेते हैं, बाद में आप आराम से चेंज कर लेना, इस पे समझते हैं पहले। अब राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है बच्चे कि थोड़ा सा राइट में जाओ, अच्छे से समझिए टेक्निक को, बहुत काम आएगी अभी, प्लीज ध्यान से समझिए। थोड़ा सा राइट में जाइए, थोड़ा सा राइट में जाइए, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो a प्लस एच, ठीक है बच्चे। अब आप कैपिटल P का कोऑर्डिनेट लिखिए, कैपिटल P का कोऑर्डिनेट, कैपिटल P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x से आपका a, तो y हो जाएगा f ऑफ a, क्योंकि फंक्शन f ऑफ x है, तो x को a डालोगे आप तो y f ऑफ a हो जाएगा ना, ठीक है। उसी तरह q का जो कोऑर्डिनेट देखेंगे बच्चों मेरे, तो x कोऑर्डिनेट तो a प्लस एच है, y कोऑर्डिनेट f ऑफ a प्लस एच हो जाएगा। सिंपल बात है यार, x डालोगे तो y मिलेगा, जो बोएंगे वही काटेंगे हम। x अगर हम फीड करेंगे a प्लस एच, तो जो y आएगा वो f ऑफ a प्लस एच आएगा, जो भी आना आएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? देखो p का हमने x और y कोऑर्डिनेट लिख दिया, q का हमने x और y कोऑर्डिनेट लिख दिया, ठीक है। सर f ऑफ a नहीं समझ में आया क्या है? अरे यार, जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक का, ये जिस भी फंक्शन का ग्राफ है, उस आप इनपुट डालोगे, जो आउटपुट आएगा वही तो y होता है। जो इनपुट डालेंगे और आउटपुट आएगा वही तो बच्चों y होता है, और क्या होता है y, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर कि आपको क्या समझाया गया, आपको समझाया गया कि राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन याद करो, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स। मेरे बच्चों को क्या समझाया गया है कि लिमिट एच अप्रोचेस 0, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ऐसे समझाया गया है, ए प्लस एच माइनस, ठीक है, ऐसे समझाया, नोट करिए पहले, ये समझाया था ना लास्ट पेज पे। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखिए, स्ट्रेट लाइन का फंडा मेरे बच्चों को याद है ना, मैंने उस समय भी इन्वोक किया था स्ट्रेट लाइन को, कि स्ट्रेट लाइन अगर आपको याद है तो आपको देखो जो लिखी हुई चीज है लास्ट, उसको y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 की तरह आपको नहीं दिख रहा, आपको y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 की तरह बच्चे नहीं दिख रहा, तो y2 माइनस y1 करो ओवर x2 माइनस x1 करो, ये कॉर्ड नहीं दिखती आपको, पीकी कॉर्ड, उसके स्लोप की कोई बात हो रही है ना, स्लोप कहां गया से आ गया सर बीच में? अरे यार, स्ट्रेट लाइन में स्लोप की डेफिनेशन नहीं होती थी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो स्लोप हो जाएगा ना, तो हम इसे बोल सकते हैं ना, हम इसे बोल सकते हैं ना कि लिमिट h अप्रोचेस 0, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड PQ का स्लोप है जब h बहुत छोटा है तब, अभी नहीं, अभी तो h काफी बड़ा दिख रहा है, अभी मैं इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। यहां तक समझिए पहले आप, जो फिगर में लिखा हुआ है आराम से देखिए पहले, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम समझ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या किया हमने, एक कोई भी फंक्शन ले लिया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं, तो उस पॉइंट पे बैठ गए, राइट, सीखो पहले उस पॉइंट पे बैठ गए,
आपको राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए था तो उसका राइट में चलेगा, और ये लिख दिया एस डी की डेफिनेशन y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 जब x1 x2 का डिफरेंस बहुत छोटा है तब। तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 क्या हो गया, कॉर्ड की स्लोप हो गई। अब क्या करना है, हमें q को p की तरफ शिफ्ट करना है बच्चे मेरे, और हमें q को p की तरफ शिफ्ट करना है। तो q को p की तरफ शिफ्ट करेंगे। नाउ हमें क्या करना है, टू इंश्योर नाउ या ऐसे कर सकते हैं, as h approaches 0 q shifts towards, जब h 0 को अप्रोच करेगा तो q p की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तभी तो h 0 को अप्रोच करेगा। और बच्चों में जब q p की तरफ जाएगा तो x इज डिक्रीजिंग ना, x डिक्रीज कर रहा है ना। तो जिन मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ नहीं आया था, एक मिनट में वापस आऊंगा यहाँ पर, जिन प्यारे बच्चों को ये समझ नहीं आया था मैंने डिक्रीज के नीचे RSD क्यों लिखा है, देखा मैंने डिक्रीज के नीचे, मैंने बोला था ना कि दो तरीके चेंज करने के x को, मैं समझाया था बच्चों को कि दो तरीके x को चेंज करने के, या तो बढ़ा दो या तो घटा दो। जब घटाओगे तो RSD आता है, ये लिखा था मैंने, समझाया नहीं था, अब समझ आ गया। जब x को घटाते हो आप तो राइट हैंड डेरिवेटिव आता है, ये मैंने समझाया नहीं था, सिर्फ लिख दिया था। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा कि क्यों ऐसा होता है। तो Q को P की तरफ कन्वर्ट कराना पड़ेगा h को 0 प्लस करने के लिए। तो x घट रहा है ना, घट रहा है x, इसलिए राइट हैंड डेरिवेटिव राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप Q को P की तरफ लेकर जाएंगे, जरा इमेजिन, पहले विजुलाइज करो बिना ड्रॉ के, मैं ड्रॉ करके विजुलाइज कराऊंगा आपको, पहले बिना ड्रॉ के विजुलाइज करने की कोशिश करिए मेरे बच्चों कि जब Q P की तरफ जाएगा तो क्या डायनेमिज्म होगा। Q P की तरफ जाएगा तो कॉर्ड थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश करेगा। ये एनिमेशन दिख रहा है आपको, दिमाग में एनिमेशन अपना खुद से बनाइए आप कि Q को P की तरफ लेकर जाइए, Q को बच्चे P की तरफ लेकर जाइए, तो कॉर्ड का जो स्लोप है वो धीरे 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 हॉरिजॉन्टल की तरफ जाएगा। समझ नहीं आया, अभी करके दिखा देता हूँ, एनिमेशन नहीं करके दिखा रहा हूँ, जस्ट और ग्राफ्स बना के दिखा रहा हूँ। मैं ग्राफ से एनिमेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाईटेक लो टेक से हाईटेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब Q P की तरफ जाएगा बच्चे तो क्या होगा, जरा उस पर गौर करते हैं। तो ये रहा आपका फिक्स P, ये था Q। तो जो पहले की लाइन थी PQ कॉर्ड की जो लाइन थी वो ये थी। अब बच्चों मेरे Q आपका मान लो यहां पर आ गया, Q अगर यहां पर आ जाएगा तो आपकी जो लाइन है कॉर्ड की वो बदल जाएगी। अब अगर Q यहां पर आ गया, Q को P की तरफ लेकर जाना है ना, तो Q P की तरफ हवा में तो नहीं जाएगा, ग्राफ के ऊपर से होता हुआ जाएगा। Q तो ग्राफ पे ही मूव कर रहा है, Q ग्राफ का फंक्शन का एक पॉइंट है ना, तो Q P की तरफ जाएगा तो उड़ के तो हवा में नहीं जाएगा, ऐसे ग्राफ के सहारे ही तो जाएगा। तो हम Q को P की तरफ कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस कोशिश में मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है क्या हो रहा है। तो ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब Q P के बहुत करीब आ जाएगा। वो आपको दिख रहा है कॉर्ड की स्लोप धीरे धीरे कम हो रही है, कॉर्ड की स्लोप धीरे धीरे मेरे बच्चों कम हो रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब Q P के बिल्कुल करीब आ जाएगा। H अप्रोच 0 का क्या मतलब होता है कि एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है, मतलब Q P के हल्का सा राइट में। H अप्रोचिंग 0 का क्या मतलब है मेरे बच्चों कि अगर Q का कोऑर्डिनेट A प्लस H है, P का कोऑर्डिनेट A है, P का कोऑर्डिनेट यहां देखो लिखा हुआ है ना ऊपर, P का कोऑर्डिनेट A है, X कोऑर्डिनेट, Q का X कोऑर्डिनेट A प्लस H है। जब H बहुत छोटा होगा, जब मेरे बच्चों बहुत छोटा होगा, इसका क्या मतलब है जो Q है ना P के बस हल्का सा राइट में होगा, हल्का सा राइट में होगा। तो यार इसको थोड़ा जूम इन कर दीजिए, जूम इन करिए और दोबारा से ग्राफ को देखिए। जूम इन करिए बच्चों और ग्राफ को दोबारा से देखिए, तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा क्या कि ये P है जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे आप, और जो Q है ना वो बिल्कुल करीब आ गया है P के,
तभी तो h जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, इसके भी करीब आ जाएगा। मतलब h अप्रोचिंग जीरो मतलब सोच भी नहीं सकते कितना छोटा पॉजिटिव नंबर है, ये तो होता है अप्रोचिंग जीरो का मतलब। तो सोचो, इमेजिन करो यार, क्यूपी के कितना करीब आ चुका होगा, क्यूपी के कितना करीब, थोड़ा अलग होगा, क्यूपी के ऊपर नहीं आएगा। गोल्डन रूल है ना, गोल्डन रूल क्या बोलता है कि h का जीरो को अप्रोच करना h का जीरो से इक्वल हो जाने से अलग है। h का जीरो को अप्रोच करना h का जीरो के इक्वल हो जाने से अलग बात है। तो h अगर जीरो नहीं होगा तो क्यूपी के ऊपर तो नहीं आएगा। h अगर मेरे बच्चों जीरो नहीं होगा तो क्यूपी के ऊपर तो नहीं आएगा, लेकिन h चूंकि हल्का सा पॉजिटिव नंबर है तो क्यूपी के हल्का सा बस राइट में रहेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो उस टाइम पर जो पीक्यू कॉर्ड, आपको डेरिवेटिव क्या बोला गया, मैं एक बार यहां पे वापस लिख, ये देखो जो पर्पल कलर से लिखा है वो क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है कि लिमिट h अप्रोचेस जीरो स्लोप ऑफ कॉर्ड पीक्यू, उसको दोबारा से लिख देते हैं। तुमने पढ़ा है ना कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए है ऑफ एफ एक्स। हमने पढ़ा है बच्चों कि राइट हैंड डेरिवेटिव किसी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, ये होता है लिमिट h अप्रोचेस जीरो स्लोप ऑफ कॉर्ड पीक्यू, लिमिट h अप्रोचेस जीरो स्लोप ऑफ कॉर्ड पीक्यू, ये होता है। ठीक है, तो भाई साहब अब अगर आप पीक्यू को ज्वाइन करेंगे, अब अगर आप पीक्यू को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन रहा है, अब अगर आप पीक्यू को ज्वाइन करेंगे तो ऐसा नहीं लगता क्या, ऐसा नहीं लगता कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी ड्रॉन फ्रॉम, ऐसा नहीं लगता कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिस पे डेरिवेटिव फाइंड किया जा रहा है, किस साइड से ड्रॉ किया हुआ, राइट साइड से, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ आई बात मेरे बच्चों को कि राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट ड्रॉन फ्रॉम राइट। तो बुक्स तो एडवोकेट करते हैं सिर्फ नीचे वाली पर्पल डेफिनेशन याद करो, लेकिन मैं एडवोकेट करूंगा मेरे बच्चों कि पूरा आप याद करो कॉर्ड की स्लोप के साथ। अभी आपको दिखाऊंगा बाद में कि कॉर्ड की स्लोप के साथ याद करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो फंडामेंटल है वो तो कॉर्ड की स्लोप थी, उससे टेंजेंट का स्लोप आ गया, राइट। तो ऐसा क्यूपी के इतना करीब चला गया, आप इमेजिन करने की कोशिश करो, क्यूपी के इतना करीब चला गया कि ऐसा लग रहा है कि हम टेंजेंट बना रहे हैं, पीपल बना नहीं रहे, ऐसा लग रहा है। तो सर लग रहा है और आपने इक्वल कर दिया, एल आई एम है ना बच्चों, एल आई एम, एल आई एम तो देखो, एल आई एम का मतलब अपने आप अप्रोचिंग टेंडेंसी होती है, राइट। आरएसडी की डेफिनेशन में भी एलआईएम होता है, इसलिए राइट साइड में एलआईएम है। तो ये हम अप्रोचिंग की बातें कर रहे हैं, तो टेंजेंट एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन टेंजेंट को अप्रोच कर रहा होगा, राइट। ये तो होता है अप्रोचिंग टू, तो हम टू लिख देते हैं आंसर। वही तो पूछा गया आपसे कि अप्रोचिंग वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, वही तो आपसे पूछा गया कि अप्रोचिंग वैल्यू क्या है। ठीक है, आही बात समझ में। ठीक है, तो आरएसडी आपने समझा दिया सर, अब एलएसडी भी समझा दो। कि हमने आरएसडी समझ लिया, तो हमने क्या समझा, एक बार आखिरी बार आरएसडी को देख लेते हैं। हम ज्योमेट्रिक मीनिंग सीख रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीनिंग समझने के लिए बच्चे जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव चाहिए होता है ना उस पॉइंट के ऊपर बैठ जाते हैं, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव चाहिए होता है उस पॉइंट के ऊपर बैठ जाते हैं। उस पॉइंट के ऊपर बैठने के बाद एक राइट में पॉइंट लेते हैं और उसको धीरे धीरे उस पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं। ऐसा करने के दौरान हमें पता चलता है कि हमें राइट हैंड डेरिवेटिव ना उस कॉर्ड की स्लोप है, जब वो डिफरेंस बहुत नेग्लिजिबल है तब, तो डिफरेंस को जो बहुत ही नेग्लिजिबल कर देंगे बच्चों हम, तो जो कॉर्ड की स्लोप है ना वो ऑलमोस्ट किसकी स्लोप बन जाएगी, टेंजेंट की। किस पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ, जिस पे डेरिवेटिव फाइंड करो, किस साइड से, जिस साइड का डेरिवेटिव फाइंड करो, राइट राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट। लेफ्ट का भी एक बार दिखा दो, क्लियर हो जाएगा, दिखा देता हूं के लिए तो हूं मैं यहाँ पर। हम समझना चाह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए ऑफ एफ एक्स कैसे एनालाइज करेंगे। तो बच्चों मेरे इतना तो आपने समझ ही लिया होगा कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो समझ ही लिया होगा, पॉइंट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो क्यू को थोड़ा सा लेफ्ट में रखेंगे, ठीक है।
तो p का जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट a, q का जो x कोऑर्डिनेट है वो a से थोड़ा छोटा है, a माइनस h, वो इससे थोड़ा सा छोटा है। तो p का जो पॉइंट आएगा, p का जो पॉइंट आएगा कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट, तो x a है, y आपका f ऑफ a। q का जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट x a माइनस h है, तो y f ऑफ a माइनस h। सिंपल। तो बच्चों LHD की डेफिनेशन लिखी जाए अब, LHD एट x इक्वल टू a ऑफ fx क्या होता है? वो होता है लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a ओवर a माइनस h माइनस a। ये तो सीखा था लास्ट पेज में। ये नोट कर लीजिए, जल्दी लिख रहा हूँ मैं, आराम से नोट कर लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, ये लंबा चल रहा है मैं अपने साथ। ठीक है, लिख लिया। अब फिर देखिए ना बच्चों, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 की फीलिंग नहीं आ रही? तो ऐसा नहीं लग रहा कि कॉर्ड है स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से जिसके स्लोप की बात हो रही? ठीक है, तो वही बात यहाँ पे भी हो गई यार, कि ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस 0 स्लोप ऑफ कॉर्ड, ये हो गया स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से देखिए, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ हो गया। ठीक है, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, कब? जब h बहुत छोटा है तब। तो अभी तो h छोटा नहीं है, मैं h को छोटा करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे h 0 को अप्रोच करेगा, q मूव्स टुवर्ड्स, q मूव करेगा p की तरफ, q की तरफ मूव करेगा, मतलब x इज इंक्रीजिंग। अब मेरे बच्चों समझ के होंगे आप कि इंक्रीजिंग में क्यों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखा गया था और डिक्रीजिंग में क्यों राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा गया था। सर याद नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप? देखो ना यार, यहां पर इंक्रीज के नीचे मैंने क्या लिखा है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और डिक्रीज के नीचे मैंने क्या लिखा है? राइट हैंड डेरिवेटिव। अब समझ आया किस बारे में बात कर रहा हूं मैं? राइट में बच्चे, अब समझ आया? एक्स बढ़ रहा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो भी क्या समझना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे क्या है? स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, जब दोनों एक्स के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस बहुत ही छोटा है तब। अभी तो बहुत छोटा नहीं है, तो छोटा करने के लिए मूव करो। तो मूव करोगे आप जैसे कि अभी लास्ट टाइम पे किया था, मूव करेंगे बच्चे आप, तो क्या होगा जरा देखने की कोशिश करो। ये रहा P, ये था पहले Q, तो आपने ज्वाइन कर दिया था, आपने इसे ज्वाइन कर दिया। अब Q को P की तरफ लेकर जाना है, Q को ले जाओ P की तरफ। Q को P की तरफ लेकर जाएंगे बच्चे, तो जो स्लोप है वो थोड़ा सा लेटने लग जाएगा ना, थोड़ा सा फ्लैट होने लग जाएगा, जो कॉर्ड है थोड़ा सा फ्लैट होने लग जाएगा। Q को और P की तरफ लेकर जाएंगे, तो यार आप डायरेक्शन समझ ही गए होंगे। अब तो बच्चों मेरे आप समझ ही गए होंगे, एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो आपको दिख रहा है कि कॉर्ड सोता जा रहा है, से लेटने की कोशिश कर रहा है। तो जब बच्चों मेरे QP के बहुत करीब आ जाएगा, जब QP के बहुत करीब आ जाएगा तो जूम इन कर लो आप, सोचो कि बहुत बड़े स्केल पर अगर आप देख रहे हो, सोचिए आपकी बहुत बड़े स्केल पर आप देख रहे हैं, तो कैसा नजर आएगा आपको? तो कुछ ऐसा ऐसा लगेगा ना कि सर P है ये पॉइंट, Q ऑलमोस्ट P के पास आ गया, ऑलमोस्ट P के ऊपर नहीं आएगा क्योंकि H 0 की वैल्यू होगी नहीं, H 0 नहीं होगा, लेकिन H 0 को अप्रोच करेगा, तो H इतना छोटा हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि P और Q बिल्कुल चिपक गए हैं। तो उस सिचुएशन में बच्चों मेरे जरा रिकॉल करिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए किसी फंक्शन का क्या होता है, वो होता है लिमिट एच अप्रोचेस 0, स्लोप ऑफ कॉर्ड, ये हमने ऊपर लिखा था ना, भूल गए सर? थोड़ी मुश्किल हो रही समझ में, थ्योरेटिकल बातें यार, चलो परेशान मत हो, समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ तो ऐसे परेशान मत हो, समझ आने से तो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। और अभी समझ नहीं आ रहा ना, रिवाइज करो, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं। मैंने कई बार रिपीट भी किया है, कई बार एग्जाम्पल दिया है, और सब कुछ आपके पास रिकॉर्डिंग तो है ही, उसको मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हैं। ये लिखा था कि भाई साहब एलएसडी क्या होता है, किसी पॉइंट पे कॉर्ड का स्लोप जब उनके बीच का एक्स का डिफरेंस बहुत छोटा है तब, तो जब दोनों के एक्स के बीच का डिफरेंस बहुत छोटा है तब अगर आप कॉर्ड बनाएंगे तो जो कॉर्ड है मेरे बच्चों वो ऑलमोस्ट टेंजेंट बन जाएगा, ऑलमोस्ट, जो क्यूबी के और करीब आ जाएगा, जो क्यूपी के और करीब आ जाएगा, और करीब आ जाएगा, और करीब आ जाएगा, तो जब पीक्यू को ज्वाइन करोगे तो ऐसा लगेगा कि पी पे टेंजेंट बन गई है। तो ये बन गया है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी फ्रॉम लेफ्ट। मैं एडवोकेट करूंगा तो कॉर्ड के साथ आप याद कर लो। तो ये एलएसडी की ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन होगी। किसी पॉइंट पे एलएसडी की बात का क्या मतलब है कि उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया किस साइड से, लेफ्ट साइड से। और मेरे बच्चों में फिर से रिपीट कर दो इस बात को कि ऐसा नहीं है कि हम वर्टेक्स के पॉइंट पे रखेंगे और हमारी जो स्लोप है हमेशा हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। वो तो मैंने समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था। पी कर्व में कहीं भी हो सकता है, पी मेरे बच्चों कर्व में कहीं भी हो सकता है, एनालिसिस बिल्कुल सेम रहेगी, उसकी बात हम कर लेंगे। पहले अपनी बातों को हम कंप्लीट करते हैं। कौन सी बात को कंप्लीट करते हैं? आरएसडी क्या निकला देखो जरा, आरएसडी क्या निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी फ्रॉम राइट। आरएसडी क्या निकला बच्चे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी फ्रॉम राइट। एलएसडी आपने क्या निकाला मेहनत करके, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी फ्रॉम लेफ्ट। ये निकाला, निकाला, नोट करो जल्दी, हो गया नोट करना। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर फंक्शन ए पर डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन ए पर डिफरेंशिएबल है तो एलएसडी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू इज इक्वल टू आर एच डी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। ये हमने बहुत पहले सीखा था, राइट? नोट करिए जल्दी जल्दी, सीखा था, अभी समझाऊंगा मैं क्या दोबारा क्यों लिखवा रहा हूं आपको, जल्दी नोट करिए। बिना नोट किए तो देखो बच्चों कुछ होगा नहीं, नोट तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो हमने अभी अभी क्या फाइंड किया बच्चों, हमने अभी भी फाइंड किया है कि एलएसडी होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए फ्रॉम लेफ्ट, और आरएसडी का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए फ्रॉम। ये अभी भी सीखा, इतना टाइम लगा के पूरे लेक्चर में यही तो सीख रही थी देर से, नोट करिए, ये तो सीखा है। तो एलएसडी का मतलब लिख दिया, आरएसडी का मतलब लिख दिया, जो जो हमने समझा उसके हिसाब से। अब जरा ग्राफ पे देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो बच्चे ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ बनाया सर आपने, हम पी पॉइंट पे कंसर्न है, पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए है, इस पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसी में तो समझा है सारा आपने। तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो जरा सा कि राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया राइट साइड से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या मतलब है, पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया लेफ्ट साइड से। अरे भाई साहब, पी पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे राइट साइड से, पी पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे लेफ्ट साइड से, और दोनों अगर आपस में बराबर होने चाहिए, दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए, तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का यही मतलब है ना कि उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन एक ही होनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, पी पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप राइट साइड से,
पी पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, पी पर ही एक ही पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे लेफ्ट साइड से, तो दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। देखो स्लोप तो सेम दो लाइंस का पैरेलल होते हुए भी हो सकता है, स्लोप तो सेम दो लाइंस का पैरेलल होते हुए भी हो सकता है, लेकिन बच्चों एक ही पॉइंट पर दो साइड से लाइन ड्रॉ की गई और दोनों का स्लोप सेम हो, तो तभी मुमकिन है ना ये वो लाइन एग्जैक्टली एक है। इसका क्या मतलब है कि हम समझेंगे स्लोप एक ही पॉइंट पे, तो लाइंस के दो पार्ट का स्लोप सेम होने का मतलब है हम समझेंगे कि सेम टेंजेंट लाइन, तो इसका मतलब है बच्चों कि P पर ना एक ही टेंजेंट की लाइन, सेम टेंजेंट लाइन है, P पर एक ही टेंजेंट की लाइन। ठीक है, नोट करिए, फिर मैं थोड़ा डिलीट करता हूं क्या हमने पीछे सीखा था उससे। ठीक है, अब देखो बिल्कुल शुरुआत में मैंने बच्चों डिफरेंशियलिटी की डेफिनेशन लिखकर यहां को लिखा था, मैंने लिखा था कि एलएसडी आरएसडी आपस में इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि सेम टेंजेंट लाइन है P पर, ये प्रूव कर दिया मैंने। नीचे वाला स्मूथनेस नहीं प्रूव किया, अभी करता हूँ ना, क्लास का खत्म हो रही है, अभी थोड़ा टाइम है ना, अभी कर देता हूँ स्मूथनेस वाला पार्ट भी प्रूव। ठीक है, इतना समझ आ गया मेरे बच्चों को, इतना समझ आ गया सेम टेंजेंट लाइन क्या मतलब है। ठीक है, तो एलएसडी आरएसडी का इक्वल होना सेम टेंजेंट लाइन होने के बराबर है। वर्टिकल लाइन की बात छोड़ो, उसकी बात करेंगे बाद में। अभी हम स्मूथनेस की बात करते हैं। स्मूथनेस की बात करें कि कैसे स्मूथनेस कैसे रिलेटेड है डिफरेंशियलिटी से और सेम टेंजेंट लाइन से। ठीक है, तो इस तरह से समझने की कोशिश करिए बच्चों, इस तरह समझने की कोशिश करिए, थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको कि मान लो ये वो पॉइंट है P, ये वो पॉइंट है P जिसपे सब कुछ एनालाइज करना है। तो बच्चों मेरे पहले प्रैक्टिस करके देखते हैं थोड़ी कि कैसे P पर राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। दूसरी प्रैक्टिस करके देखो आप, अब विजुलाइज करके हो जाएगा इतनी प्रैक्टिस करने के बाद। अगर आपको राइट हैंड डेरिवेटिव मेरे बच्चों चाहिए तो Q को P के थोड़ा राइट में रखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए तो क्या करते हैं, Q को P के थोड़ा सा राइट में रखते हैं, P और Q को ज्वाइन करते हैं और Q को P के करीब लाते हैं। राइट, अगर P पे आपको राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए तो Q को P के राइट में रखते हैं, अगर P पे आपको राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए मेरे बच्चों तो Q को P के राइट में रखते हैं, Q को P के राइट में रखते हैं और Q को P के करीब लाते हैं और देखते हैं कि जो कॉर्ड का स्लोप है वो किस तरीके से चेंज कर रहा है। ठीक है, देखोगे जवाब तो Q यहां आएगा तो कॉर्ड ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा और होते होते ऐसा नहीं हो जाएगा। ये हुआ विजुलाइज, करीब विजुलाइज। Q जब P के करीब आएगा बच्चों, Q P के करीब आएगा तो जो कॉर्ड ज्वाइन करोगे तो उसकी स्लोप ऐसी नहीं हो जाएगी। समझने में दिक्कत हो रही है, मैं रफ इधर समझा दूं अलग से। इस पोर्शन को ले रहे हैं ना, इस पोर्शन को, यहां मैंने P बोला, यहां Q बोला, पहले ज्वाइन कर दिया, उसको मैं मिटा दूंगा, बस ऐसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, अगर अभी भी दिक्कत हो रही है आपको समझने में तो। ये कॉर्ड बन गया, अब Q को P के करीब लाया, ये कॉर्ड हो गया। ठीक है, Q को P के और करीब लाए, Q को P के और करीब लाए तो ये कॉर्ड हो गया। तो कॉर्ड आपको दिख रहा है, ये कॉर्ड दिख रहा है, क्या हो रहा है, कॉर्ड थोड़ा सा ऐसे मुड़ रहा है, वर्टिकल की तरफ जा रहा है। तो बच्चों मेरे जब इसको मैग्नीफाइड वर्जन देखोगे आप, जब इसका मैग्नीफाइड वर्जन देखोगे, जब Q P के इतना करीब आ चुका होगा कि H अप्रोचेस 0 हो जाएगा, जब Q P के इतना करीब आ चुका होगा कि H अप्रोचेस 0 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं लगेगा कि P पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है राइट साइड से। जब Q P के इतना करीब आ जाएगा कि H अप्रोचेस 0 हो जाएगा तो ऐसा नहीं लग रहा कि P पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया राइट साइड से। तो इस बात को तुम पूरी क्लास लगाकर समझ चुके हैं ना बच्चों कि P पे राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है, P पे राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है कि P पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया राइट साइड से। P पे राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है कि P पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया राइट साइड से। ठीक है,
तो इस बात को तो हम समझने के लिए बना रहे थे। अब मेन पार्ट पर आते हैं। उसी तरीके से पी पे अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है लेफ्ट साइड से, पी पे आपको राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए, पी पे आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए, तो पी पे टेंजेंट ड्रॉ करना है लेफ्ट साइड से। पी पे आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए तो आपको पी पे टेंजेंट ड्रॉ करना है लेफ्ट साइड से। तो अब देखो ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है जिसको आप m2 बोल दो, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है जिसको आप m1 बोल दो। ठीक है, दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है? नहीं, m1 m2 आपस में ऑब्वियसली सेम नहीं है। m1 m2 ऑब्वियसली आपस में सेम नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। ठीक है, और नॉट स्मूथनेस भी नहीं दिख रही, कॉर्नर दिख रहा है आपको, नॉट स्मूथ एट x इक्वल टू a, रेदर वी हैव अ कॉर्नर एट a, कॉर्नर एट p, मतलब x इक्वल टू a वाले पॉइंट। तो आपको बात समझ आई यहां पर, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉर्नर है, कुछ अजीब सा खटक रहा है, कॉर्नर है, वहां स्मूथनेस नहीं है। हमारा पहला पार्ट था आराम से, जो पी नीचे था ना पहले वाले पार्ट्स में, इतनी देर से जो कर दिए, तो पी वहां पर भी स्मूथ था, प्यारा सा था। यहां पर पी में कॉर्नर है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, यहां समझ में आई? क्या समझ में आया हमें? पी पे आरएसडी निकाला, पी पे एलएसडी निकाला, दोनों अलग अलग आ गए, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, टेंजेंट लाइन भी सेम नहीं है, और कॉर्नर भी है, स्मूथ नहीं। टेंजेंट लाइन भी सेम नहीं है, स्मूथ भी नहीं। चलो अब इसको स्मूथ बनाते हैं। कैसे? जो दो M1 M2 है ना, LSD RSD, ऐसे इमेजिन करो कि उसको थोड़ा सा ऐसे दम लगा के मोड़ दिया। उसको ऐसे इमेजिन करिए बच्चों कि जो M1 M2 है ना, उसको दम लगाया और ऐसे मोड़ा, राइट? तो M1 M2 कैसे दम लगा के ऐसे इस नीचे की तरफ ऐसे मोड़ोगे? बच्चों मेरे नीचे की तरफ क्यों मोड़ रहे हैं? हम M1 M2 को सेम करना चाह रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग try to make both tangent lines same। दोनों टेंजेंट लाइन सेम बनाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चे, दोनों टेंजेंट लाइन सेम बनाने की कोशिश करते हैं। दो टेंजेंट लाइन है, उसको अगर सेम बनाने की कोशिश करेंगे, उसको ऐसे मोड़ेंगे, सेम बनाने की हम कोशिश करेंगे, राइट? अगर हम दोनों टेंजेंट लाइन सेम बनाने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो दोनों टेंजेंट लाइन से बनाने की हम कोशिश करते हैं, तो ऐसे ऐसे मोड़ेंगे, तो जब विजुलाइज करते हैं क्या होगा। तो जो ग्राफ है वो हल्का सा ऐसे हो जाएगा। ये विजुलाइज हो रहा है आपको? तभी तो टेंजेंट लाइन सेम होने की कोशिश कर रहा है ना। यहाँ टेंजेंट लाइन ये हो गया, अभी भी दोनों में फर्क है, लेकिन थोड़ा सा मामला सुधरा है। पहले जो एंगल था उससे एंगल अब धीरे धीरे 180 की तरफ जाना शुरू हो गया है। ठीक है, और मोड़ो इसको, और मोड़ो बच्चे। यहां पर जब और मोड़ेंगे इसे, और मोड़ेंगे इसे, तो जो टेंजेंट लाइन है वो ऑलमोस्ट सेम हो गई। ठीक, ट्रांजिशन देख रहे हो? पहले टेंजेंट लाइन में एंगल था, फिर एंगल हम कम कर रहे हैं ताकि हम टेंजेंट लाइन को सेम बना रहे हैं। हम क्यों टेंजेंट लाइन सेम बना रहे हैं? क्योंकि हम कर्व को फंक्शन को डिफरेंशिएबल बनाना चाहते हैं। उस पॉइंट पे हम फंक्शन को उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल बनाना चाहते हैं, और हमें दिखाना चाहते हैं आपको कि फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना फंक्शन का उस पॉइंट पे स्मूथ होने के इक्विवेलेंट होता है। तो बच्चों मेरे, अब अगर ये टेंजेंट लाइन सेम हो गई होगी, तो आप बता सकते हैं विजुलाइज करके कि ग्राफ उस पॉइंट पे ऐसा ही हो गया होगा ना। क्योंकि ग्राफ उस पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा, तभी तो जो टेंजेंट लाइन है उसके बीच में एंगल 180 या 0 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, आप समझ सकते हैं कि अब यहां पर LSD और RSD सेम है। पी पर
एक ही टेंजेंट लाइन है, सेम टेंजेंट लाइन एट पी, और कर्व इज स्मूथ तो आप समझ गए मेरे बच्चों कि किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना मतलब उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का सेम होना, मतलब उस पॉइंट पे कर्व का स्मूथ होना, सारा एक है। अगर एक दिया है तो बाकी दोनों आप कंक्लूड कर सकते हैं, अगर एक दिया है बच्चों तो बाकी दोनों आप कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो एक बार जरा आराम से इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट करने में पीछे रह गए थे आप तो इस पार्ट में बेसिकली हम ये समझ रहे थे कि स्मूथनेस का क्या लेना देना है। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा आप। तो देखो ना बच्चों, जरा पहले पेज पे देखो, किस बात को समझने में टाइम लगा रहे थे हम। ये देखिए, इस बात को समझने में टाइम लगा रहे थे ना कि फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना, फंक्शन का एक ही टेंजेंट लाइन होना एक पॉइंट पे, और फंक्शन का स्मूथ होना उस पॉइंट पे सब बराबर है। तो बात क्या आती है निकलकर, बात ये आती है मेरे बच्चों निकलकर कि हमें अगर आरएसडी चाहिए किसी पॉइंट पे, तो फंक्शन उस पॉइंट पे राइट साइड से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उसका स्लोप हो जाएगा आरएसडी। हमें एलएसडी चाहिए किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे लेफ्ट साइड से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उसका स्लोप हो जाएगा एलएसडी। आपको याद होगा कि वहां पर हमने कॉर्ड के बारे में भी कुछ बातें याद कर रखी है, उसका फायदा आपको फ्यूचर में दिखेगा, इमीडिएटली नहीं दिखा ना, फायदा दिखेगा। देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी फ्रॉम राइट के ऊपर भी हमने कुछ याद किया हुआ है, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू व्हेन एच अप्रोचेस 0, क्योंकि वो ज्यादा फंडामेंटल है, वो ज्यादा बेसिक था ना मेरे बच्चों, वो ज्यादा फंडामेंटल था, इसलिए हमने उसको याद कर रखा है। तो आरएसडी चाहिए होता है तो क्या करते हैं, आरएसडी चाहिए होता है तो क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट पे आरएसडी चाहिए होता है उस पॉइंट पे बैठ जाते हैं। आरएसडी चाहिए होता है बच्चों तो क्या करते हैं, उस पॉइंट पे बैठ जाते हैं जिस पॉइंट पे आरएसडी आपको चाहिए। आरएसडी चाहिए तो उस पॉइंट के राइट में चले जाते हैं, क्यों, फिर उससे वापस पी की तरफ आने की जो कोशिश करते हैं, उसके दौरान जो कॉर्ड का स्लोप चेंज होता है ना, उसके दौरान जो कॉर्ड का स्लोप चेंज होता है वो आपको राइट हैंड डेरिवेटिव दे देता है पॉइंट कैपिटल पी पर। तो वो जो हमने किया, क्यू को जो हम पी के करीब ला रहे हैं, तो जो कॉर्ड की स्लोप है, तो जो कॉर्ड की स्लोप है, ऐसा लग रहा है कि एक टाइम के बाद जो कॉर्ड है ना वो ऑलमोस्ट टेंजेंट ही बन गया है। इसलिए हमने याद कर लिया कि आरएसडी क्या है, कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया राइट साइड से। बच्चों मेरे, वैसे मैंने एलएसडी आपको समझाया, आपको एलएसडी चाहिए किसी पॉइंट पे तो पहले उस पॉइंट पे बैठना जरूरी है, उस पॉइंट पे आप बैठिए, उस पॉइंट के लेफ्ट में जाइए और धीरे धीरे उस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करिए, बच्चे उस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करेंगे आप, तो जो कॉर्ड का स्लोप चेंज होगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लगेगा कि जो कॉर्ड है ना वो ऑलमोस्ट टेंजेंट ही बन गई है, किस साइड से, लेफ्ट साइड से। तो भाई साहब हमने क्या याद किया, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो कॉर्ड की स्लोप है पी क्यू, जब एच बहुत छोटा है तब, तो क्या बन जाता है ऑलमोस्ट कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है पी पे ड्रॉ किया हुआ, किस साइड से, लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया था यहां पर, हमने क्या कंक्लूड किया था कि डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो एलएसडी उस पॉइंट पे, आरएसडी उस पॉइंट पे सेम होने चाहिए। एलएसडी आरएसडी सेम होंगे तो पी पे ड्रॉ की हुई दोनों तरफ की टेंजेंट के स्लोप सेम होगा, मतलब बेसिकली पी पे एक ही टेंजेंट लाइन है। अब स्मूथनेस के पार्ट को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने एक नॉन स्मूथ कर्व, स्मूथनेस के पार्ट को समझने के लिए बच्चे हमारे, हमने एक नॉन स्मूथ कर्व बनाया, उस पर देखा कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव टेंजेंट बनाया, तो दोनों का स्लोप अलग अलग है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑब्वियसली नहीं है। अब हमें फंक्शन को डिफरेंशिएबल करना है, तो हमें दोनों टेंजेंट को सेम बनाना है, ऐसे दम लगा के जब हम सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो कर्व है ना पी पर,
वो कैसा हो रहा है, धीरे धीरे स्मूथनेस की तरफ जा रहा है। और इवेंचुअली जब हम ये बोल रहे हैं कि बी पर टेंजेंट लाइन सेम है, इवेंचुअली बच्चे हमारे जब हम ये बोल रहे हैं कि बी पर टेंजेंट लाइन सेम है, तो जो कर्व है ना वो स्मूथ हो गया है। तो हमें ये समझ में आता है यहाँ पर कि फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना, अब चैप्टर की लास्ट समरी हो रही है, फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना मतलब एक पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना मतलब उस पॉइंट पे एलएसडी आरएसडी का सेम होना, मतलब उस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट लाइन होना, मतलब उस पॉइंट पे कर्व का स्मूथ होना। तो आपकी तैयारी स्मूथ चलती रहे बच्चों, इसके लिए हमारे साथ रेगुलरली जुड़े रहिएगा और हम इस टॉपिक को फ्यूचर क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। बाकी ट्यूटोरियल से क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स हम अपनी होन करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट आपको हर चीज के लिए।